Hi guys, you are watching our favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter 2nd of class 12th CBSE, and chapter name is Sexual Reproduction in Flowering Plants, and same chapter is here in class 12th RBSE, Male and Female Gametophyte Structure and Development. तो जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेल गैमेटोफाइट, हाँ जी वही पोलन ग्रेन। हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। आज जिस प्रकरण का यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हाँ जी जिस टॉपिक की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सीधे सीधे कहूँ नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या परिवर्धन या विकास एक ही बात है। तो एक बार आप सीन कर ले यहाँ, जैसे कि आपको नजर आ रहा है मुझे लगता है। तो जैसे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज कंप्लीटेड इन 2 मेन स्टेप्स। हाँ जी, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो परागकण या नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन या विकास होगा वो 2 मुख्य चरणों में पूर्ण होगा, जिसमें प्रथम चरण है फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल एंड सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। या मैं कुछ इस तरह से कहूं, कायिक व जनन कोशिका का निर्माण प्रथम चरण है और जो द्वितीय चरण है वो है 2 नर युग्मकों का निर्माण। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया है। जैसे कि डायग्राम दिखाया हुआ है और जैसे मैंने कहा जो कल डायग्राम आपने देखा था सेम हूबहू यहाँ आपको वो नजर आ रहा है। तो पहले आप सभी जो है इसको बोर्ड पे समझ लें एक बार जो है डेवलपमेंट, हाँ जी, फिर ओनली आपको रीड करना जो है रिमेन रह जाएगा। बाकी आप एक बार जैसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको जो है आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। तो एक बार आप सभी बोर्ड पे बनाना इसको सीख ले। हाँ जी, इजी है बहुत। जैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है कुछ बच्चों से बन नहीं था, इससे इजी स्ट्रक्चर कुछ नहीं हो सकता पोलन ग्रेन से। तो आप एक बार बनाना सीख ले, कोई नहीं जिससे नहीं बन रहा उसको ही बनाना आ जाएगा। अब तो सर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है उसमें, कैसे बनाए सर, वो कलर लग रहा है पूरा, साइटोप्लाज्म कैसे बनाए उसमें। तो इजी सा स्ट्रक्चर है, आप देखें यहाँ सब समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए, जैसे कि मैंने पहले ही जो है ये पोलन ग्रेन जो है वो लगभग ड्रॉ कर दिए हैं। ओनली इनका मैंने बेस बना दिया है ताकि लगभग राउंडेड बन जाए इजीली और सभी परफेक्ट बन जाए, साइज में कोई छोटा बड़ा ना बने। सर ये वाला तो छोटा है, तो अभी स्टार्टिंग वाला जो है वो छोटा होता है साइज में, स्मॉल साइज का पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलता है। अब ये जो है ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ करने के बाद बना लेगा आगे जाके, ये साइज इसका हो जाएगा बड़ा, अभी छोटा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब अनडेवलप स्टेज में होता है तो वहां आपको कोई वैक्यूल भी देखने को नहीं मिलती। तो ये बन गया इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, या मैं कहूं इसकी इंटाइन मान ले। हाँ, तो ये इंटाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए। इसको मैं 3 जगह से लगभग उभार बना रहा हूं यहाँ। वो उभार जर्म पोर की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। ये जर्म पोर मान लें आप। तो आप सभी को मालूम है इसे इंटाइन ही बनाती है जर्म पोर। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा पोलन ट्यूब जो इमर्ज होगी वो इसी जर्म पोर से इमर्ज होने वाली, इनमें से किसी एक से। तो आप देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज है ये इंटाइन बन गई, इसके बाद में एक्साइन। तो ये लीजिए, ये एक्साइन इसकी जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं हम वो एक्साइन। आप सब जानते हैं एक्साइन जो है वो थिक होती है, तो मैं इसको डबल टाइम बना देता हूँ। ये लीजिए एज इट इज जो है इस साइड बना देते हैं हम। मुझे लग रहा है इजीली आपसे अब तो बन जाएगा, जो कह रहे थे सर नहीं बन रहा हमसे। तो ये बायोलॉजी के सबसे इजी डायग्रामों में आ रहे हैं, क्योंकि अभी जूलॉजी जब स्टार्ट होगी तो वहाँ हार्ट का
डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो भी आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ये तो बहुत इजी है उनके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है आपको अब इजीली आपसे बन जाने, कोई नहीं जिनसे नहीं बन रहे हम वो भी बना लेंगे। ये आपको कुछ इस तरह से आप ये बना लेंगे एक्साइन। अभी ये मैंने एक्साइन का ओनली इंटरनल जो है पोर्शन बनाया है, जो इसका ऑर्नामेंटेशन है, हाँ जी, जो स्पाइक की फॉर्म में दिखाई देगा यहाँ इसके ऊपर, इसे सेक्साइन कहा जाता है जनरली। आपको ये सेक्साइन, ये सेक्साइन। तो ये जो ग्रीन कलर वाली बनाई है ये एक्साइन का भी ओनली मैंने एक पार्ट बनाया है, एक सिंगल लीनिंग बनाई है एक्साइन की, वो है ग्रीन वाली है नेक्साइन। अब जो ये बन रही है अपर वाली ये सेक्साइन। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। जैसे जैसे और डीप आप पढ़ते जाएंगे आपको ये सॉरी तो जैसे जैसे आप और डीप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर जो है इनिशियल फेज में या बिगिनिंग में एक बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ जो है मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए। ये लार्ज न्यूक्लियस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। और आप सबको पता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस जो है आप बना लेना, क्योंकि उसमें आप बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज, क्योंकि 7 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं यहाँ। और ये आप क्रोमेटिन जो है एक नेट की फॉर्म में या वेब की फॉर्म में यहाँ बना देंगे कुछ इस तरह से, और बहुत इजीली आपसे बन जाना है। ये आप इसका साइटोप्लाज्म बना दिया, ये आपने साइटोप्लाज्म बना दिया। साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल वाला जो पार्ट में बना रहा हूँ यहाँ, उसे एक्टोप्लाज्म, और जो इंटरनल जो पोर्शन पे बन रहा है उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। मेन चीज अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे आपको जी। ये आपने बना ही लिया है, ये डबल लेयर होता है, इतना आप सबको मालूम ही है। ये डबल लेयर और इस पे न्यूक्लियर पोर मिलते हैं जो आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएंगे। ये इसकी न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन हो गया, ये इसका न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन हो गया। अब इसके अंदर जो मिलेगा उसे कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ये आपका। अब मेन चीज है इसके अंदर डिक्टियोसोम में बना रहा हूं यहाँ एक साइड। तो ये डिक्टियोसोम आप सभी को मालूम है, डिक्टियोसोम ओनली सिस्टर्नी की फॉर्म में यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ ट्यूब्स देखने को नहीं मिलती, या वेसिकल्स देखने को नहीं मिलती साथ में। तो ये जो मैंने बनाई है ये हो गई गोल्जी बॉडी। इस साइड जो है जस्ट इसके अपोजिट साइड मैं जो बना रहा हूँ यहाँ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाएगा। ये लीजिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बिल्कुल जो है इसको सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा दें, लास्ट में ट्यूब निकाल दें कुछ इस तरह से। और इनके ऊपर आप कुछ डॉट मार्क कर दे कुछ के ऊपर, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलती है तो स्मूथ भी मिलती है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब इनकी आप वेसिकल्स जो है वो बना सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये लीजिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से बन जाएगा आपसे। अब हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो 2 सेल ऑर्गेनल्स और मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जिनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से आप बना दें, इलोंगेटेड से ओवल जैसे शेप जैसे, ये कुछ इस तरह से। ये लीजिए, और इनके अंदर जो है आप कुछ वॉर्म जैसा
हाँ जी, क्रिस्टी वाला पोर्शन इनका वो कुछ इस तरह से आप बना देंगे। ये बहुत परफेक्टली जो है माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं मुझे लगता है आपको। अब इन्हीं के अंदर जो है थोड़े बड़े डॉट मार्क कर दे और इनको फिल कर दे कुछ इस तरह से। ये हम मान के चलते हैं ये प्लास्टिड्स हैं जिनमें हम क्लोरोप्लास्ट इनको बना रहे हैं। ये हो गए क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत ही अच्छे से शायद आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो हमने बना दिए, अब मैंने जैसे कहा कि डेवलपिंग स्टेज के अंदर इसमें छोटी छोटी स्मॉल साइज की काफी सारी वैक्यूल बनने वाली हैं। तो अब मेन चीज हमारे लिए ये वैक्यूल है जिनका साइज जो है छोटा है बट नंबर जो है वो काफी ज्यादा। ये काफी सारी जो है आप वैक्यूल इसके अंदर बना लेंगे। ये लीजिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपसे इजीली बन जाएगा। अभी हमने जो बनाया है ये पोलर ग्रेन, इसका साइज मैंने अभी छोटा दिखाया है। अब धीरे धीरे इसका साइज एनलार्ज होगा। ये जैसे जैसे नरिशमेंट लेगा टैपेटम से इसका साइज बढ़ेगा। अभी तक सेंटर में है न्यूक्लियस, जब बीच में अभी बहुत सारी वैक्यूल्स के जुड़ने से 1 और 2 वैक्यूल बन जाएंगी लार्ज, तो मिड में आ जाएगी लार्ज वैक्यूल। तो अब जो न्यूक्लियस है लार्ज, क्लियर और जो है सेंट्रल वो हो जाएगा पेरिफेरल। तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को कल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो समझ नहीं आया था शायद, या बना नहीं कुछ बच्चों से, सर हमसे नहीं बन रहा। तो ये लीजिए आप सबके लिए जो है ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। जर्म पोर लिख दिया है, ये हो गया जर्म पोर। जर्म पोर के अलावा मैंने जैसे बताया रेड वाली जो मैंने बनाई है वैसे तो पूरी एक ही है, इन्हें हम जो है इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, बट मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो है जो स्पाइकी वाला पोर्शन है ऑर्नामेंटेशन जहां दिखाई दे रहा है आपको, उस पोर्शन को बोल दिया गया है सेक्साइन, SEXINE सेक्साइन। और जो इनर वाला पोर्शन है थिक रिजिड वाला, इसी के साथ साथ सेक्साइन के साथ इसे कहा जाता है नेक्साइन। तो अभी इस तरह के टर्म आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, सेक्साइन और नेक्साइन। हायर क्लासेस में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइनली कहा जाता है एक्साइन। हमारे लिए जो मेन चीज थी वो थी एक्साइन। तो मुझे लगता है आपको एक्साइन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। ये एक्साइन थी, ये एक्साइन जी। आप केवल यही टर्म पढ़ने को मिलेगा भी एक्साइन। अब जो ब्लू कलर की मैं बना रहा हूं, जो ये ब्लू कलर की बन रही है ये इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन दोनों को मिला के कहा जाता है पोलन कोट। हाँ जी, अब ये है पोलन कोट। जैसे कि आपने पढ़ा अभी पोलन कंप्राइजेस स्ट्रक्चर के अंदर पोलन कंप्राइजेस 2 पार्ट्स या पोलन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पोलन कोट एंड प्रोटोप्लाज्म। इसमें से फर्स्ट हमारा बन चुका है और फर्स्ट के अंदर 2 पार्ट थे एक्साइन इंटाइन, वो आपको दिख गए। तो ये फर्स्ट पोलन कोट और इजीली आपसे बन जाएगा। ये लीजिए ये पोलन कोट। तो मुझे लगता है यहां तक आपसे बन जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। पोलन कोट अब कहां साइटोप्लाज्म में, कहां सर एक्टोप्लाज्म में, कहां एंडोप्लाज्म में, तो आप इजीली लगा सकते हैं। जो मैंने कहा पेरिफेरल जो रीजन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म, वो हो गया एक्टोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म हमने लिख लिया। और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला है पोर्शन, उस पे मैंने जहां लगाया है वो हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। ये लीजिए ये एक्टोप्लाज्म और ये एंडोप्लाज्म। दोनों को एक साथ बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, एक ही बात है। तो ये साइटोप्लाज्म बन गया है आपका, हाँ जी, जिसके अंदर अपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बनाए हुए हैं। तो ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन आपका कंप्लीट। ये लीजिए ये साइटोप्लाज्म बन गया। अब हमारे पास जो इस समय न्यूक्लियस मौजूद है वो न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, वो या मैं कहूं सेंट्रल न्यूक्लियस है।
तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के बाद कोई सेकंड पार्ट पूछे तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किस तरह का दिखाई दे रहा है, लार्ज है, क्लियर है और सेंट्रल का मतलब मिड में है। ये लीजिए, ये सेंट्रल न्यूक्लियस। अब इन दोनों को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, दोनों को कंबाइनली कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और मुझे लगता है आपको यहां तक अच्छे से लर्न हो गया है। ये लीजिए, हमारा फर्स्ट पार्ट था कोलन कोट और जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंप्राइजेस टू पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। शायद आपको अच्छे से लर्न हो गया है ये प्रोटोप्लाज्म। मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से लर्न हो गया है और किस तरह से बनाना है डायग्राम वो भी समझ में आ गया है, जिस स्ट्रक्चर बनाना आ गया है। अभी एक चीज मैंने यहाँ एक्स्ट्रा बनाई है, मेन चीज मेरे लिए ये थी इसके अंदर, ये वैक्यूल्स। ये बिगिनिंग में आपको देखने को नहीं मिलती, जब ये डेवलपिंग फेज के अंदर पहुंचता है तो स्मॉल वैक्यूल्स मिलती हैं। तो ये स्मॉल वैक्यूल्स, ये लीजिए स्मॉल साइज वैक्यूल बन गई। हमारा जो एक डायग्राम था वो लगभग यहाँ कंप्लीट ए मैंने बना दिया और जिस तरह का आपको स्क्रीन पे देखने को मिला था कुछ इस तरह का यहाँ बन चुका है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट इस वाले पे, नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ जी, क्या चेंज आएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये साइज के अंदर जो है ये ब्रॉड हो जाएगा, बढ़ जाएगा साइज में। कुछ इस तरह से आप इसको बना लेंगे। हाँ जी, ये बन गया पूरा लगभग राउंडेड आप बना लेंगे कुछ इस तरह से। बस इतना है कि उससे अपर वाले से जो है, हाँ जी, जो ए मैंने बनाया है सीक्वेंस, उससे इसका साइज बनाना है थोड़ा बड़ा। ये एनलार्ज होगा साइज में और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा ये भी समझ में आ गया, वो प्रोवाइड कराएगी कैपिटम। तो कहाँ कहाँ इसके अंदर जो आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, एक 1 2 3, उन 3 पोर्शन को मैं जो है लगभग इस तरह से जो है उभार देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जर्मपोर वाले पोर्शन है। ये लीजिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी सेम चीज, सेम कंडीशन रहेगी, कोई चेंज नहीं है। एक्साइन वाला पोर्शन एज इट इज बनाना है आपको, जैसे आपने पहले बनाया है। एक्साइन बार बार ना बनाने की बजाय एक बार बना दिए हैं बहुत अच्छे से। अब हमारे लिए जो मेन चीज है वो है ये डायग्राम, अंदर का पोर्शन। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पूरे को। चलिए एक्साइन बना ही देते हैं ताकि और अच्छे से बन जाए पूरा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये सेक्साइन वाला पोर्शन हो गया और ये हमारा नेक्साइन वाला जो है अंदर वाला हो गया, सेक्साइन वाला जो है वो अपर वाला हो गया। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका ये एक्साइन बन गई है। मेन चीज है बीच में एक बड़ी आ जाएगी लार्ज वैक्यूल, जैसे कि अब ये बहुत सारी जो थी ये जुड़ेंगी और ये मिड में बना लेंगे एक बड़ी वैक्यूल। हाँ जी, अब वैक्यूल के अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसे सेल सैप कहा जाता है या वैक्यूलर सैप कहा जा रहा है आजकल इसे, वैक्यूलर सैप या सेल सैप। 90 to 95% जो है वो पोर्शन कवर कर लेती है वैक्यूल, इतना आप सभी को मालूम है। अब जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है वो ओनली पेरिफेरल साइड में रह जाएगा और एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में, जिसे यूट्रिकल कहा जाता है, कोशिका वृत्ति। तो वो आप सब जानते हैं, वो जैसे मैंने कल स्ट्रक्चर के अंदर बता ही दिया था आपको। आज जो हमारा मेन चीज है वो डेवलपमेंट है। अब किस तरह से डेवलप हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ है अब न्यूक्लियस,
सर ये न्यूक्लियस कहाँ चला गया मिड में से, तो ये मूव कर जाता है टुवर्ड पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब परिधि की तरफ या कॉर्नर की तरफ, तो आपको कॉर्नर की तरफ दिखाई देगा। यहाँ भी जो है बना देते हैं थोड़ा साइटोप्लाज्म, ये लीजिए। मेन चीज है ये न्यूक्लियस। सर कहाँ है न्यूक्लियस, तो यहाँ है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गया है यहाँ। डबल मेम्ब्रेनस होता है वो आप बना लेंगे, डबल मेम्ब्रेनस, उसमें शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लीजिए, ये लीजिए। और साथ साथ जो है यहाँ डॉट मार्क कर दें, ये न्यूक्लियोलस शो कर दें। ये हो गया क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन। मैं यहाँ इस क्रोमेटिन में ऊपर भी फॉर डॉट मार्क कर देता हूं। ये डॉट इस चीज को शो कर रहे हैं कि क्रोमोमियर है 4। अगर क्रोमोमियर 4 है तो इतना आप सभी को समझ में आ गया कि यहाँ हम लेके चल रहे हैं 4 क्रोमोसोम। ये 4 क्रोमोसोम में यहाँ लेके चल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में भी मैंने लिया था। तो ये लीजिए, ये क्रोमोसोम, और ये बना दिया इसके अंदर जो है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, अब ब्लू से बना दिया, कोई नहीं, यहाँ पर बना लेना अपने आप। चलिए इसको रेड से ही बना देते हैं ऊपर तक ही, रेड से बनाया है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जैसा लगेगा पूरा। तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये डॉट मार्क कर देते हैं रेड, सॉरी कोई नहीं। तो रेड से कर देते हैं इसको। ये लीजिए, इजीली जो है आपसे बन जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह से आप इसके चारों तरफ थोड़ा बहुत ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म यहाँ बना देंगे। इसे हमने यूट्रिकल कहा। अब 2 मेन लेबलिंग है यहाँ, मेन चीज कि हाँ जी 2 मेन लेबलिंग है, इसमें 1 लार्ज वैक्यूल और सेकंड है पेरिफेरल न्यूक्लियस। और ये हो गया साइटोप्लाज्म, वो हो गया यूट्रिकल। ये साइटोप्लाज्म जो है वो यूट्रिकल की फॉर्म में, वो चीज क्लियर कर चुका हूँ। यूट्रिकल बहुत ही कम अमाउंट है, यूट्रिकल कॉर्नर पे आ चुका है, इसे यूट्रिकल कहा जाएगा। ये हो गया लार्ज वैक्यूल, लीजिए लार्ज वैक्यूल, 1 और 2 लार्ज वैक्यूल बन जाती है जो मिड में आ जाती है। मेन चीज था ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया पेरिफेरल, सेंट्रल से हो गया न्यूक्लियस पेरिफेरल। ये लीजिए, ये पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब कॉर्नर पे चला गया है। ये मैं कहूँ परिधीय हो चुका है, परिधीय हो गया है केंद्रीय से केंद्रक। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, डायग्राम पे। इसको आप देखते जाएं। अब जो न्यूक्लियस है वो नीचे आ चुका है, तो अब की बार जो डिवीजन चलेगा वो उसके थ्रू बनने वाली जो मेटाफिजिक प्लेट है वो मिड में ना बन के अब कॉर्नर पे बनने वाली है या साइड में बनने वाली है, जैसा कि आपको अभी दिखाई दे जाएगा। ये बन गया इसका इंटाइन, ये बन गई है इंटाइन, इजीली जो है आपसे बन जाएगी इंटाइन। ये लीजिए, वही हमको क्या करना है, 3 जो है हमको जर्मपोर दिखाने, क्योंकि जनरली ये ट्राइकोलपेट कंडीशन देखने को मिलती है। अगर 1 जर्मपोर मिलेगा तो मोनोकोलपेट, अगर 3 मिलेंगे तो ट्राइकोलपेट।
अगर 3 से ज्यादा मिलते हैं तो इसे पॉलीपॉलपेट कहा जाता है। उनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अभी आप बस जो यहीं तक समझ ले भी बस। तो ये हो गया आपका एक्साइन वाला पार्ट। एंजाइन के जस्ट बाहर, जिसमें से जो ग्रीन वाला है जैसे मैंने पहले बता दिया, ये हो गया नेक्साइन। ये लीजिए, ये नेक्साइन थोड़ा सा थिक कर देते हैं। हाँ जी, थिक कर देते हैं ताकि पता लगे। एक्साइन जो है वो थिक होती है, रिजिड होती है, टाइट होती है, टफ होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है। अब आपको पता लग गया, जहां जर्म पोर है वहां नजर नहीं आ रही। ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ, ग्रीन वाला ओनली इसको छोड़कर ये जर्म पोर है तो यहाँ नहीं मिलती है। अब रेड वाले जो इसके ऊपर ऑर्नामेंटेशन है, स्पाइक है, सीधे सीधे बोलूं, ये आप बना ले। ये हो गया सेक्साइन वाला पोर्शन। कुछ इस तरह से आप बना लेंगे, इजीली जो है बन जाएगा। और ये लीजिए, ये लीजिए। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है लगभग हमने उसका आउटर बना लिया है। अब हम आते हैं इसकी कहाँ बन रही है इसकी मेटाफेजिक प्लेट। तो मैंने मिड में नहीं बनाई, मैंने यहाँ नहीं बनाई, मैंने थोड़ी साइड में बनाई है, क्योंकि जो न्यूक्लियस था वो पेरिफेरल हो चुका था। इसकी वजह से जो बनने वाली मेटाफेजिक प्लेट है या मेटाफेज प्लेट है वो असिमेट्रिक बनती है। असिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अब इसके जो स्पिंडल मिलते हैं उनमें अपर वाला जो यहाँ बनने वाला है, जहाँ लार्ज सेल बनेगी जिससे, वो बनेगा एक्यूट स्पिंडल। एक्यूट का मतलब दिखाई दे ही गया है, नुकीला है। ये वाला जो कॉर्नर है ये नुकीला है काफी। यहाँ पोल नहीं बनते क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कभी पोल नहीं बनते क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलते। अब जो नीचे वाला जो बनता है स्पिंडल, वो स्पिंडल ब्लंट बनता है, जैसे कुंद कहें। ये स्पिंडल जो है वो ब्लंट बनेगा, कुंद कहें। जबकि अपर वाला जो मैंने बनाया है वो एक्यूट बनता है, नुकीला बनता है। तो आपको शायद नजर आ गया है परफेक्टली। बाकी ये लीजिए, ये इसका कुछ सपोर्टिंग मैं स्पिंडल फाइबर यहाँ बना रहा हूँ जो डायरेक्ट वन पोल से सेकंड पोल तक आपको नजर आएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपको नजर आ जाएंगे। ये लीजिए। अब मेन चीज थी इनके साथ हमको क्रोमोसोम को जोड़ देना है। कहाँ है क्रोमोसोम? तो जैसे मैंने 4 बनाए थे तो यहाँ मैं 4 ही जो है दिखा देता हूँ। हाँ जी, क्योंकि अब सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो यहाँ माइटोसिस के अंदर जो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो हम वही चीज जो है सेपरेट कर रहे हैं। हम एक एक सिस्टर क्रोमेटिड ही दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको नजर आ ही रहा है। हम यहाँ 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर नहीं बना रहे, हम शो कर रहे हैं कि हाफ सिस्टर क्रोमेटिड या एक सिस्टर क्रोमेटिड वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहा है और एक जो है वो साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो मैंने डॉट लगाए थे 4, ये 4 डॉट कहाँ थे अब आपको समझ आ जाएंगे। यही 4 डॉट, ये 4 डॉट थे जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और 4 चले जाते हैं ऊपर और 4 चले जाते हैं नीचे। तो इस तरह से जो है अभी भी अब जो बनने वाली सेल होंगी तो दोनों सेल के अंदर जो है 4 हमको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाफ हो जाएंगे नंबर, अब तो वो चीज आपको पहले ही पता लग गई। अब हाफ नहीं होने वाले। ये इसका साइटोप्लाज्म यहाँ बना देते हैं हम, ये लीजिए। और ये आपका ये डायग्राम कंप्लीट। मेन चीज थी यहाँ 2 स्पिंडल आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 स्पिंडल के अंदर एक तो आपका बन रहा है यहाँ एक्यूट स्पिंडल। हाँ जी, ये वाला स्पिंडल कहलाएगा एक्यूट स्पिंडल और नीचे वाला कहलाएगा ब्लंट स्पिंडल। तो दोनों को मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट एक्यूट स्पिंडल, ACUTE। एक्यूट का मतलब यहाँ, एक्यूट से मतलब यहाँ तीक्ष्ण से है जी, नुकीले से है या तीक्ष्ण से है, एक्यूट स्पिंडल।
ACUTE और स्पिंडल SPINDLE एक्यूट स्पिंडल। ये हो गए क्रोमोसोम, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो ये हो गए क्रोमोसोम। ये लीजिए CROMOSOMES क्रोमोसोम्स। इसके बाद ये हो गई आपकी मेटाफेज प्लेट, बट अभी असिमेट्रिक है क्योंकि पूरा मिड से डिवाइड नहीं हुआ, तो असिमेट्रिक ASYMMETRIC एसिमेट्रिक। असममित बोलिए, असममित मेटाफेज प्लेट। असममित मेटाफेज प्लेट को मेटाफेज प्लेट ही कहा जाएगा, मध्यवर्ती पटलिका मेटाफेज प्लेट। असममित मध्यवर्ती पटलिका। और जो नीचे बना है इस बार ये स्पिंडल, वो बना है ब्लंट स्पिंडल। तो ये ब्लंट स्पिंडल, ब्लंट का मतलब कुंद, नुकीला था एक तो साइड, एक कुंद है, ब्लंट मोटा है इसको बोलते हैं, सॉरी ब्लंट स्पिंडल। हाँ जी, ब्लंट बोला जाता है स्पिंडल। वो आपको दिखाई दे ही गया है, क्यों वो आपने समझ लिया है। यहाँ तीक्ष्ण नहीं है, उस साइड ओनली, उस साइड नुकीला है। तो ये जो आपके पास में स्टेप बना है सी, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, किस तरह से अब यहाँ मेटाफेज प्लेट बनी आपको दिखाई देगी, असिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट बनती है और डिवीजन जो चलता है उसमें जो बनने वाले स्पिंडल है, एक साइड एक्यूट स्पिंडल बन रहा है, एक साइड जो है आपको ब्लड स्पिंडल देखने को मिल रहा है। जिस साइड एक्यूट स्पिंडल बनाए यहाँ, अब उस साइड बनेगी वेजिटेटिव सेल, और जिस साइड ब्लड स्पिंडल बनाए वहां बनेगी आपकी जनरेटिव सेल। तो बना देते हैं, ये लीजिए तो मुझे लगता है यहाँ तक बन जाएगा। बार बार सेम चीज बन रही है। अब इसको बनाने में बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि सेम चीज बनती है बार बार तो कोई नहीं, डायग्राम अगर एग्जाम में आ जाएगा तो भाई बनाना ही पड़ेगा। तो वहां आप क्या करना, फिर एग्जाइन को बार बार मत बनाना। अभी तो क्या है, अभी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई नहीं, वहां एग्जाम में टाइम कम लगे आपका, तो वहां एग्जाइन को छोड़ दें आप। अभी हम यहाँ एग्जाइन को बना रहे हैं ताकि डायग्राम अच्छा बनेगा और अच्छा दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा। ये लीजिए और ये लीजिए, थोड़ा थिक बना देते हैं। हाँ जी, बार बार जो है बोला जा रहा है कि थिक होती है एग्जाइन, तो इनर लेयर के कंपैरिजन में, हम इन टाइम के कंपैरिजन में इसको थोड़ा थिक बनाते हैं। और कुछ प्लांट्स के ऊपर इस तरह की जनरली आप देखेंगे, तो अधिकतर प्लांट्स में ही आपको इस तरह के स्पाइक देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ में ना हो, बट जनरली इस तरह के स्पाइक देखने को मिलते हैं। प्रिकल्स बोले, स्पाइक बोले, एक ही बात है। प्रिकली होती है एग्जाइन, जबकि इंटाइन होती है स्मूथ और फ्लेक्सिबल। इसी की वजह से इससे आगे बढ़ने वाली पोलन ट्यूब इंटाइन से, एग्जाइन से नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया। अब जो असिमेट्रिक मेटाफेजिक प्लेट है, जब वहां डिवीजन चलेगा तो कुछ इस तरह की आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, सेमिलुनर सेल वॉल, आधे चांद जैसी। हाँ जी, आपको ये सेमिलुनर सेल वॉल क्लियर नजर आ रही है शायद, मुझे लगता है। ये लीजिए, और सेमिलुनर सेल वॉल के थ्रू जब डिवाइड होता है तो अपर वाली सेल आपको दिखाई दे रही है लार्ज साइज में, और जो बॉटम वाली है वो आपको स्मॉल साइज वाली नजर आ रही है। अपर वाली का शेप इरेगुलर नजर आ रहा है, बॉटम वाली का जो है लेंटिकुलर, मसूर के दाल जैसा नजर आ रहा है। लेंट जो है, हाँ जी, लेंस एस्कुलेंटस कहा जाता है मसूर की दाल को, और लेंस के जैसा ही कहूँ, लगभग लेंस शेप जैसा या लेंटल जैसा मसूर की दाल जैसा नजर आ रहा है।
जो अपर वाली जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस मिलेगा वो लोब न्यूक्लियस मिलता है। जैसे मैं यहाँ 2 लोब बना रहा हूँ डंबल शेप जैसा आपको नजर आ रहा है, 3 लोब हो सकते हैं एक, ठीक है आप। तो यहाँ मैं लगभग इसको डबल मैंने लीनिंग बना दिए, और यहाँ जो मिलने वाला न्यूक्लियस है वो इस सेल के कंपैरिजन में जो है काफी बड़ा मिलता है। हाँ जी, क्योंकि सेल छोटी है तो सेल का न्यूक्लियस बड़ा बनेगा। हाँ जी, ये लीजिए। और इस वाली के अंदर जो है डेंस साइटोप्लाज्म, इस वाली के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल भी मिलती है। तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर वही माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें गोल्जी बॉडी यानी डिक्टियोसोम, इसमें प्लास्टिड, तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। बट हम अब यहाँ ये सारी चीजें बनाएंगे नहीं, अदरवाइज काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप इजीली बना लेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस है तो वो मैं बना देता हूँ काफी अच्छे से। वैक्यूल इसके अंदर नहीं मिलती। हाँ जी, जो जनरेटिव सेल है उसमें बाकी सारे सेल ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है, और ये काफी मैंने अच्छे से बना दिया है साइटोप्लाज्म। ये लीजिए। अब मेन चीज है कि अपर वाले के अंदर डेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ स्मॉल साइज की काफी सारी जो है वो वैक्यूल आपको देखने को मिलती है। तो ये लीजिए, मैंने काफी सारी छोटी छोटी जो है वो वैक्यूल यहाँ ड्रॉ कर दी हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। एक चीज की रह गई है कमी, और वो है क्रोमेटिन। तो ये लीजिए 4, जैसे मैंने बताया कि 4 अगर मैं बना रहा हूँ बार बार तो 4 यहाँ उसका नेटवर्क मिलेगा 4 क्रोमेटिन का। एज इट इज अब 4 ऊपर आ गए, 4 नीचे आ जाएंगे, और इनका पूरा वेब है, जाल है। आप डॉट दिखा दे 4 की हाँ 4 ही सेपरेट होके गए हैं, तो ये लीजिए, ये 4 जो है मैंने डॉट मार्क कर दिए। ये क्रोमोमियर को शो कर रहे हैं कि क्रोमोमियर है 4। और मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। अब जो पूरा साइटोप्लाज्म था वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। जिसमें ये वाली सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कहला रहा है इस समय, ये वेजिटेटिव वाला सेल कहला रही है ये वाली, और जो नीचे बॉटम में आप देख रहे हैं वो वाली जो बन रही है वो कहला रही है आपकी जनरेटिव सेल। तो आपको 2 सेल जो है यहाँ देखने को मिल रही है। तो जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने क्लियर बना दिया डायग्राम को। अब वही चीज एक्साइन है, इंटाइन है, जर्मपोर है। मेन चीज हमारे लिए अब ये है सेल के नेम। इसमें जो फर्स्ट सेल बनी है, जो अपर वाली, अगर आपको गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ रही होगी, इसे नाम दिया गया है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो लार्ज साइज में दिखाई दे रही है आपको शायद। वेजिटेटिव सेल साइज जो है वो लार्ज है। वेजिटेटिव सेल अगर आप देखेंगे शेप तो इरेगुलर शेप की आपको दिखाई देगी। इसका जो मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं तो वो लोब्ड न्यूक्लियस है, इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। मैंने जैसे कहा कि इसमें जितने सेल ऑर्गेनल थे उनके अलावा भी ये स्मॉल साइज की काफी सारी वैक्यूल देखने को मिलेंगी। और जो डिवाइड हुई है पूरी की पूरे जो पोलन ग्रेन था, जिस तरह की सेल वॉल से डिवाइड हुआ वो हाफ चांद जैसी आपको दिखाई दे रही है। हाँ जी, ल्यूना कहते हैं चांद की जो कलाएं हैं उनको। तो सेमी का मतलब हाफ, ल्यूना का मतलब मून से है। सेमी ल्यूनर सेल वॉल, सेमी ल्यूनर सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है शायद। और इसी की वजह से नीचे वाली जो शेप उसकी बन जाती है लेंटिकुलर। ये हो गया स्मॉल साइज वाली थी जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल स्मॉल साइज वाली थी, लिख देते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल भी जनन कोशिका कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल ये लीजिए। और ये इसका जो न्यूक्लियस है उसे
रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस। ये लीजिए, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया है। और जो स्टेप बना वो है हमारा डी स्टेप। यहाँ तक शायद अच्छे से समझ आ गया है। हमने जो स्टेप कंप्लीट किए हैं उसमें हमारे पास लास्ट 2 सेल आ गई हैं, यानी कि जो हमारे पास स्टेज आई है उसे हम कह सकते हैं 2 सेल स्टेज। ये स्टेज कहलाएगी 2 सेल स्टेज। इसमें जो पोलन है जिन प्लांट्स के, वो 70% तक फैमिली देखी गई है, जिनमें आपका होलोप्टीलिया, इंटीग्रिफोलिया और पोर्चुलाका ओलेरेसिया जैसे प्लांट इसके अंदर आ जाते हैं। 2 साइड स्टेज के अंदर जो पॉलिनेशन करते हैं। हमने 4 स्टेप कंप्लीट किए हैं, मैं 4 डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिए। तो जो फर्स्ट हमारा बैठा है स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। तो एक स्टेप हमारा मेन स्टेप कंप्लीट। अब इससे क्या चेंज आएगा आगे वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरह से आपको आगे बनाने, इनमें भी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अब की बार ये जो जनरेटिव सेल है ये शिफ्ट होने वाली है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये मूव करेगी। इस सेल वॉल से जो है, पोलन की सेल वॉल से डिटैच होती है, सेपरेट होती है और बहुत सारी शेप जो है ये लेती है। मैं आपको यहाँ इसी एक सिंगल डायग्राम के अंदर उन शेप को बनाकर दिखा दूंगा। आपको बस याद रखना है, उनको एग्जाम में बनाना नहीं है, क्योंकि अगर इतने सारे डायग्राम आप बनाने लग जाएंगे तो वैसे ही 7 डायग्राम आपके पास में है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्जाम में। हाँ जी, एक निश्चित टाइम के अंदर जो है आपसे ये डायग्राम कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि काफी बड़ा है डायग्राम, काफी सारे स्टेप है इसके अंदर। तो ये लीजिए, और वही हम 3 जर्म पोर बना देते हैं। ये लीजिए 1, ये 2 और ये 3। वही एक्साइन बना दी, ये एक्साइन का जो ग्रीन वाला पार्ट बन रहा है शायद अब तक अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये बन रहा है नेक्साइन। थिक होती है, रिजिड होती है, इतना आपको समझ आ ही गया है। थिक है, रिजिड है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जी, जहाँ जर्म पोर देखने को मिल रहा है जो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ, या मैं कहूँ इंटाइन से बना हुआ, वहां आपको ये देखने को नहीं मिलती एक्साइन। एक्साइन का जो बाहर वाला हम पोर्शन बना रहे हैं, जो स्पाइकी बना रहे हैं, वो शायद अब तक रट जाना चाहिए, वो है सेक्साइन। तो ये कुछ इस तरह के ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलते हैं इसमें। ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया है। अब किस तरह से आपको केवल ये समझना है जो सेल है, जो जनरेटिव सेल है, वो किस तरह से इससे अलग होगी। आपको इनिशियल स्टेट में लेंटिकुलर दिखाई दे रही है, वो लेंटिकुलर यहाँ भी होती है, लेकिन जब इससे सेपरेट होती है ये तो लगभग पॉट जैसे दिखाई देती है, कुछ इस तरह से घड़े जैसी कुछ। हाँ जी, जैसे जैसे इसको छोड़ेगी तो ये इन्वर्टेड जो है पॉट जैसी कहूँ, या इन्वर्टेड आर्म जैसे, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, इन्वर्टेड आर्म जैसी आपको मटके जैसी दिखाई देगी, या मैं कहूँ सीधे सीधे फ्यूजिफॉर्म नजर आएगी। इसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं इस स्टेट को। और भी जब ये और डेवलपिंग स्टेज के अंदर जब जाएगी, मैंने फ्यूजिफॉर्म बना दी है, अब जब और खिंचेगी ये, हाँ जी, जनरेटिव सेल ये जैसे जैसे अपर साइड में जो एक हिस्सी है ये लगभग
वॉर्म जैसा बना लेती, कीड़े जैसा, तो इस स्टेट को कहा जाता है वॉर्मीफॉर्म। तो ये वॉर्मीफॉर्म हो जाती है, और ज्यादा जो है खिंचती है, तो इसकी मेम्ब्रेन जो है काफी टाइट हो जाती है, और लगभग आपको ये इलिप्सॉइडल स्टेज के अंदर नजर आएगी कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से हो जाती है, इलिप्सॉइडल कहा जाता है इसको, या इलोंगेटेड कह दें, कुछ इस तरह की जो है ये हो जाती है। तो मैंने आपको जितनी कंडीशन थी सभी, इसकी जो शेप चेंज होती है, किस तरह से चेंज होती है डेवलपिंग फेज में, वो बता दी। इनिशियल फेज में लेंटिकुलर रहेगी, फिर फ्यूजिफॉर्म बनाई मैंने, इन्वर्टेड अर्न जैसी या घड़े जैसी, वेसिकल जैसी एक, उसके बाद मैंने वॉर्म जैसी बनाई, कीड़े जैसी, उसके बाद मैंने इलिप्टिकल स्टेज बना दी, और ये इससे सेपरेट होके यहाँ वापस कुछ इस तरह से आ जाती है, और इस साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाई जाती है। हाँ जी, एक सेल के अंदर ही दूसरी सेल आपको देखने को मिलेगी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये कंडीशन केवल या तो सिम्बायोटिक स्टेट में या पैरासिटिक स्टेट में ही देखने को मिलती है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो है ये क्वालिटी मिलती है इनके पोलन ग्रेन के अंदर। वहाँ 2 सेल आपको दिखाई दे रही है, जिनमें जो वेजिटेटिव सेल है, अब आप देखेंगे इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही, अगर आप गौर से देखेंगे, सॉरी कोई नहीं, रेड से बना लेते हैं, तो ये रेड और ब्लू से बना दिया था लास्ट में। तो ये जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो आपको शायद परफेक्टली नजर आ रहा है, और इसके अंदर आपको ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, या मैं कहूँ लेंटिकल शेप जो बनाई है मैंने, वो आपको परफेक्टली नजर आ रही है जनरेटिव सेल। तो अब ये सेल वॉल छोड़ चुकी है, हाँ जी, पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल है उससे डिटैच हो चुकी है, और आपके सामने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गए। तो ये लीजिए, अब हम वही चीज करेंगे जो इसका जो न्यूक्लियस था, वो लोब न्यूक्लियस मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये लीजिए लोब न्यूक्लियस, हाँ जी, ये बना दिया, ये लीजिए, और वही डबल मेम्ब्रेनस आप बना लेंगे। हाँ जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो सेल के कंपैरिजन में लगभग जो है काफी बड़ा बनाना है, ताकि नजर आए अलग से लार्ज न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर मिलता है, वो चीज आपको पता लग गई। काफी अच्छे से जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म हम भर देंगे, और इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, वो बता ही चुका हूँ। बस इसके अंदर जो चीज नहीं मिलेगी वो है वैक्यूल्स, वो आपको शायद समझ आ ही गया होगा। जिस चीज की कमी है वो है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन मैंने बना दिए 1 2 3 4, इनका वेब बना दिया एज इट इज 1 2 3 और 4, इनका मैंने वेब यहाँ बना दिया, और ये इसकी न्यूक्लियोलस यहाँ बना दी, ये इसकी न्यूक्लियोलस यहाँ बना दी, 1 2 3 और 4 ये बना दिए क्रोमोमियर, ताकि आपको पता लगे हम 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि डिवीजन चलने वाला है यहाँ, अब डिवीजन आपको देखने को मिलेगा आगे, तो लेबल कर देता हूँ इस डायग्राम को मैं। अपर वाली सेल हो गई वेजिटेटिव सेल, ये सेल हो गई वेजिटेटिव सेल, बाकी आप सभी लेबलिंग जानते ही हैं। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव सेल, और ये हो गई आपकी जनरेटिव सेल। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। और अब आपको कहां दिखाई दे रही है तो जनरेटिव सेल, तो वो लोकेटेड विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ within the cytoplasm of vegetative cell, तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आपको
ये देखने को मिल रही है। अब ये लीजिए, इसका मतलब अब यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। वेजिटेटिव सेल क्या करती है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करा रही है जनरेटिव सेल को, जनरेटिव सेल इसके अंदर रह रही है, साथ साथ वेजिटेटिव सेल इसको जो है फूड सप्लाई करती है, फूड प्रोवाइड कराती है, जबकि जनरेटिव सेल इसके बदले में इसके लिए बनाने वाली है अब मेल गैमेट्स। यहाँ मैं कुछ जो स्मॉल साइज की वैक्यूल है उनको मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको ये वैक्यूल देखने को मिलेंगी जो जनरेटिव सेल के अंदर नहीं बनाई, क्योंकि इसका डेंस है साइटोप्लाज्म। तो काफी अच्छे से आप इसके अंदर जो है इसको भर देंगे, जितना पॉसिबल है जो है आप लगभग साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर बना देंगे, लार्ज न्यूक्लियस बना देंगे। तो ये हमारा लगभग एक स्टेप और कंप्लीट, ई हमारा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर डायग्राम, वो शायद आपको नजर आ ही रहा है। अब इसके अंदर चलेगा डिवीजन। हाँ जी, अभी तक इसमें डिवीजन नहीं हुआ, अभी तक 2 साइड स्टेज आपने देखी, अब आ जाएगी 3 साइड स्टेज। तो लगभग सभी जितने भी हमने न्यूक्लियस, ये जितने भी हमने पोलन ग्रेन बनाए हैं, कोशिश करिए लगभग उनका साइज शेप एक जैसा था। तो साइज जो है शुरुआत में छोटा था, बाद में बड़ा हो गया। अब लगभग कोशिश यही रही है कि सब जो है एक जैसे साइज के बन जाएं। तो इतना आप सबको मालूम है, बिना कंपास के लगभग पॉसिबल नहीं है वो चीज, बट मैंने बना दी है जिस तरह से भी, और ठीक बन गए हैं। मुझे लगता है कि साइज भी लगभग एक जैसे ही है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये और ये लीजिए। इतनी बार आपने ये डायग्राम बनाया है, शायद अच्छे से बन जाना चाहिए। अब तो स्ट्रक्चर तो शायद एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है उसको भी, हाँ जी, LKG UKG का भी होता, हाँ जी, तो फर्स्ट सेकंड वाला भी होता, तो उससे भी शायद बन जाता अब तक। तो ये तो जो कह रहे थे सर कि हमसे नहीं बन रहा स्ट्रक्चर वो पोलन ग्रेन का, तो अब तो शायद बन जाना चाहिए। इतनी बार हमने स्ट्रक्चर बनाया है एक्साइन इंटाइन, इजीली आपसे बन जाना चाहिए। ये लीजिए, तो कुछ इस तरह से आप बना देंगे। और वही चीज इसके ऊपर जो है आप स्पाइक या प्रिकल्स को बना देंगे। ये लीजिए कुछ इस तरह से, मुझे लगता है यहाँ तक इजीली बन जाएगा। हमारे लिए मेन चीज थी वो जनरेटिव सेल, किस तरह से जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन चलेगा वो आपको देखना है। पहले मैं लगभग इसी तरह से बना देता हूँ लेंटिकुलर। ये लीजिए, तो यहाँ तक इजीली आपसे बन जाएगी। यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो हमारे लिए मेन चीज होगी, इसमें किस तरह से डिवीजन चलता है। अब की बार जो बनने वाली मेटाफेजिक प्लेट है वो बिल्कुल मिड में बन रही है इस सेल के, हाँ जी, बिल्कुल मिड में बन रही है। तो कौन सिमेट्रिक मेटाफेजिक प्लेट बनती है और सिमेट्रिक माइटोसिस यहाँ देखने को मिलेगा। अब की बार जो दोनों सेल बनने वाली हैं उनका साइज, शेप, दोनों के दोनों चीज एक जैसी बनेगी। और यहाँ ये स्पिंडल वही 1, 2, 3 और 4। अब की बार दोनों साइड जो है वो पॉइंटेड बनेंगे या एक्यूट स्पिंडल बनेंगे, जनरली जैसे देखने को मिलते हैं, हाँ जी, इस तरह के स्पिंडल ही देखने को मिलते हैं। लीजिए, बस यहाँ पोल नहीं बनते, पोल बता ही दिए क्यों, क्योंकि यहाँ सेंट्रियोल नहीं होता, इसकी वजह से यहाँ पोल नहीं बनते। और जब इतना बना दिया है तो फिर इसके साथ साथ हम
ट्रैक्टाइल बनाई दी है तो सपोर्टिंग भी बना देते हैं। ये लीजिए, ये सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर ये मिड में बना दिया, वन पोल से सेकंड पोल तक आपको ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इजीली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो बनने वाले हैं क्रोमोसोम जो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, वो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे से आधा चला जाता है उस साइड, एक सिस्टर क्रोमेटिड चला जाता है इस साइड, नॉर्थ साइड मान लें, और इस साइड मान लें साउथ साइड। तो एक साइड चला जाता है नॉर्थ साइड और एक चला जाता है साउथ साइड। तो होंगे वही 4, क्योंकि जब यहाँ 4 आए जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो फिर से जब आती है G1 स्टेज उसमें ग्रोथ करते हैं, उसके बाद आती है S फेज। S फेज में फिर से जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स फिर से एक और सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है सिंथेसिस फेज में। इतना आप सब जानते हैं। हाँ जी, सिंथेसिस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो फिर से बन जाता है, या कहूँ डीएनए का अमाउंट तो बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता। तो ये इतनी ये चीजें क्या है 10th की हैं, तो इनका कोई यहाँ लिंक नहीं है। 11th की है, 11th में आप ये सब चीजें पढ़ के आ जाते हैं, 10th तक भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया। वही चीज इसका हम डंबल शेप के न्यूक्लियस जो बनाते आ रहे हैं ये बना लेंगे, ये कुछ इस तरह से। मुझे लगता है यहाँ तक इजीली आपसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये अब मैंने बना लिया न्यूक्लियोलस इसका, और इसके जो क्रोमेटिन है 1 2 ये 3 और ये 4, ये भी इजीली आपसे बन जाएंगे। इनकी वही चीजें 1 2 3 4 ये हैं इनके क्रोमोमियर। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बना देता हूँ ये साइटोप्लाज्म, और मुझे लगता है यहाँ तक बन जाएगा। अब कहाँ है 2 मेल गैमेट्स, तो यही आगे डिवाइड होके बनाने वाले हैं 2 मेल गैमेट्स। तो अभी मैं इन्हीं को ही लिख देता हूँ 2 मेल गैमेट्स, क्योंकि अगर एक डायग्राम और बनाएंगे हम तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी को ही आप मान लें। अब यहाँ डिवीजन चल रहा है, एक सेल यहाँ बन जाएगी, एक सेल यहाँ बन जाएगी। इजीली जो है आप बना सकते हैं 2 सेल, जो आपको आगे पोलन ट्यूब के अंदर बने हुए दिखाई देंगे। और सेम चीज है, तो आप यहाँ बना सकते हैं उनको एक स्टेप और, बट अब जरूरी नहीं है, बहुत है इतना। अभी एक डायग्राम और रिमेन है, वो है पोलन जर्मिनेशन। तो आपके पास जो आई है स्टेट, उसमें ये तो होगी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का नंबर हो गया 1, सिंगल है वेजिटेटिव सेल। ये लीजिए ये सिंगल। जबकि अगर हम इनके बारे में बात करें, इन ट्यूब के बारे में, तो इनसे बनने वाले हैं 2 मेल गैमेट्स। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मेल गैमेट, मेल गैमेट्स बनेंगे, अभी बने नहीं है बट कोई नहीं, आपको शायद अच्छे से समझ आ गया। ये मेल गैमेट्स और इनके नंबर हो गए 2। और बीच में अब की बार जो बनी ये प्लेट, ये सिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट, ये सिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट, ये लीजिए। जो हमारे पास में स्टेट निकल के आई है जो F, वो है 3 सेल स्टेज। आप सब जानते हैं 3 सेल स्टेज। जैसे मैंने कहा 70% जो प्लांट हैं वो 2 सेल स्टेज के अंदर करते हैं पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। लेकिन अगर हम बात करें कि 30% जो स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज, वो 3 सेल स्टेज के अंदर इस तरह से पॉलिनेशन करते हैं। हाँ जी, एंथर जैसी फटेगा उससे स्टिग्मा तक इस तरह से ट्रांसमिट होंगे। इनमें आपके आ जाते हैं बीटा वल्गैरिस जैसे प्लांट, जिसे बीटरूट कहा जाता है। इसके अलावा हॉर्डियम वल्गैर जैसे प्लांट। तो आप अच्छे से यहाँ लर्न कर लें इनको। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक स्टेप और रिमेन है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। बहुत इजी है। ये लीजिए,
थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि पोलन ट्यूब अच्छे से बन जाए। ये लीजिए, तो एक्स्ट्रा जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ये लीजिए, अब ये अपर साइड में बन गया ये जर्म पोर, ये यहाँ बन गया जर्म पोर, और ये यहाँ बन गया जर्म पोर। मैंने एक साइड अब छोड़ दिया है। अब इसी साइड से मैं क्या करूंगा, अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इस जर्म पोर पर प्रेशर लगाता है, और इसी जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब जो है वो इमर्ज होती है, ये पोलन ट्यूब निकलती है। ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से, और मुझे लगता है इजीली आपसे बन जाएगी, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये लीजिए, ये इसका हो गया एक्साइन वाला पार्ट, और ये हाफ एक्साइन वाला पार्ट इस साइड। हाँ जी, वही अभी नेक्साइन बन रही है, नेक्साइन पे जो बाहर बनेगी वो होगी आपकी सेक्साइन, जो हम इस तरह से बना रहे हैं स्पाई की, वो होगी आपकी सेक्साइन वाला पोर्शन। मुझे लगता है आप इजीली ये बना लेंगे, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये लीजिए, और जो इसका साइटोप्लाज्म था वेजिटेटिव सेल का, वो सारा का सारा एंटर कर जाता है इस पोलन ट्यूब में। हाँ जी, जो यहाँ मौजूद था, अब जो पूरा का पूरा, अब मिड में कुछ नहीं बनाना। हाँ जी, कॉर्नर पे रह गया, सारा का सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर एंटर कर गया है, इसी की वजह से पोलन ट्यूब निकली है। अब आपको दिखाई दे रही है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है वो इंटाइन थी, और इंटाइन ने ही बनाई है। अब ये पोलन ट्यूब इंटाइन ही बनाते हैं पोलन ट्यूब, और सारा का सारा जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो इसमें एंटर कर जाता है कंप्लीटली। साथ साथ जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था वो भी इसमें एंटर कर जाता है, उसे अब कहा जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। देख लें आप, अब ट्यूब जो हम यहाँ बना रहे थे वो लॉन्गिट्यूडनली मूव करते हैं इसके अंदर। ये मेल गैमीट है, जो बोथ मेल गैमीट वो लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहे हैं, और इस तरह के मेल गैमीट यहाँ बन जाते हैं लास्ट में। जो आपको यहाँ बनाने थे वो अब यहाँ बना दिए, इसलिए हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं बनाया। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। और जो ये न्यूक्लियस था अब ये यहाँ मूव कर जाता है, अब इसे कहा जा रहा है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब के अंदर आ चुका है इसलिए ट्यूब न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस बना देते हैं ये मेल गैमीट्स की न्यूक्लियस। अब ये हैप्लॉइड होंगे कंडीशन में, इतना आप सब जानते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर जो था शुरुआत में वही एन था। तो बाकी जितना भी डिवीजन चला या माइटोसिस देखने को मिला आपको, कहीं भी मियोसिस हुआ ही नहीं। ये क्रोमोसोम सभी के अंदर वही 4 अगर स्टार्टिंग में हम 4 लेके चले हैं तो सब में 4 क्रोमोसोम को बना देने और इजीली बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब जहां से ये पोलन ट्यूब इमर्ज हुई मैं उसको भी एक बार यहाँ लेबल कर रहा हूं, वो है जर्म पोर। ये जर्म पोर, और बाकी इस जर्म पोर से जो चीज निकली वो आप सबको मालूम है, इसे कहा जाएगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस आया वेजिटेटिव सेल का उसे कहा जा रहा है अब ट्यूब न्यूक्लियस। हाँ जी, वही न्यूक्लियस है जो वेजिटेटिव सेल में मौजूद था, अब इसे कहा जा रहा है ट्यूब न्यूक्लियस। हमारे लिए मेन चीज थी ये 2
और ये 2 थे, 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। साइन बना दिया मेल का, समझ जाएंगे आप इजीली, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये लीजिए, अब जो हमारे पास जी फेज आई उसमें चला पोलन ट्यूब निकली, तो इसे कहा जाएगा पोलन जर्मिनेशन। तो ये पोलन जर्मिनेशन जी, इस स्टेप के अंदर जी वाले के अंदर हमने पोलन का जर्मिनेशन देखा है। तो ये पोलन जर्मिनेशन यहाँ कंप्लीट। एंटायर जो हमारा स्टेप आया, सेकेंड स्टेप, जिसमें हमने ये 3 डायग्राम बने 1 2 3, यहां से लेकर यहां तक क्या चेंज आया, फिर इससे इसमें क्या चेंज आया, और फिर लास्ट क्या चेंज आया। मैं सीधे सीधे कहूँ यहाँ 2 मेल गैमेट्स बनना था मेन चीज हमारे लिए। तो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। तो काफी लंबा चौड़ा डायग्राम था, काफी बोर्ड काफी भर गया है पूरा कंप्लीट। फिगर जो हमारा बना है वो बना है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन बोल दे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोल दे, एक ही बात है। तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से चला है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पोलन ग्रेन का नहीं पता कि इसी को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो जितना हो सकता था पॉसिबल उतना अच्छे से हमने कर लिया है। बाकी हम चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन की ओर। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। जो बोर्ड पे आपने जितने भी स्टेप देखे, हाँ जी, अगर हम कहें तो जो 2 मेन स्टेप हैं उनको भी जो है सब स्टेप्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है, या मैं कहूँ 6 स्टेप्स यहाँ आपने रीड किए। इसमें आपने 7 जो सीक्वेंस से डायग्राम के, उनके अलावा ये मैंने काफी सारे जो है मिड में आपको अदर जो है उनके स्टेप्स बताए। बट अगर आप सभी डायग्राम जो है एग्जाम में बनाएंगे बोर्ड में, तो वहां जो है आपको टाइम फिर नहीं बचेगा। तो 7 स्टेप्स सफिशिएंट है और आपको जो है फुल मार्क्स दिलवा देंगे। तो मैं, हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है देखने को मिलता है मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो मैं आता हूँ, एक बार आप देख लें इस डायग्राम को अच्छे से, जैसे दिखाई दे ही रहा है। हमारा जो मेन स्टेप है फर्स्ट, वो आपको समझ में आएगा, वो है फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड न्यू, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, एक ही बात है। हिंदी में कहूं तो कायिक कोशिका व जनन कोशिका का निर्माण। अब जिस तरह से आपको ये, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा इनिशियल स्टेट के अंदर इसमें वैक्यूल देखने को नहीं मिलती। मैं एक बार इस स्ट्रक्चर से आपको फिर से परिचित करवा देता हूं, जिसमें ये हो गया आपका जर्मपोर। जर्मपोर के बाहर जो है एक्साइन है, पूरी एक्साइन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें से येलो कलर वाले जो मैंने ऑर्नामेंटेशन बनाया हुआ है वो हो गई आपकी सेक्साइन, और जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको काफी थिक और रिजिड, ये वाला पोर्शन कहलाएगा नेक्साइन। सेक्साइन और नेक्साइन दोनों को मिला के कहा जाता है एक्साइन। अब हम ग्रे कलर की जो बनाई हुई है आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी, इसमें मैंने टिक लगाया हुआ है, इस ग्रे कलर वाली, हाँ जी, जिसे इंटाइन कहा जाता है। पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, जबकि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई थी। इन चीजों से मैं आपको परिचित करवा चुका हूँ। इसके बाद साइटोप्लाज्म आपको जो है प्रॉपर दिखाई दे रहा है। इसमें जो पूरी, हाँ जी, जो पोलन ग्रेन है उसकी जो कंप्लीट जो साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको नजर आ रहे हैं डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ, जिसमें मैं कहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया रहे काफी सारे। ये गोल्जी बॉडी जिसे डिक्टियोसोम कहा जा रहा है जी, प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी, रफ भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपको 80S राइबोसोम मिलेंगे, जो 60S राइबोसोम सब यूनिट से जो है अटैच रहते हैं। हाँ जी, जिस प्रोटीन के थ्रू अटैच रहते हैं उसका नाम होता है राइबोफ्लोरीन प्रोटीन फर्स्ट एंड सेकंड, और वही राइबोफ्लोरीन जो है स्टिकी प्रोटीन से जो 80S राइबोसोम है
वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर भी जो है वो अडहेर रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। तो इतना डीप जो है नहीं, फिर भी आप समझ ले, कोई नहीं, ये चीज नॉर्मल है। प्लास्टिड्स जो है आपको नजर आ रहे हैं क्लियर, प्लास्टिड का मतलब यहाँ क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। अब ये डेवलपिंग फेज में जब आ रहा है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, तो ये टैपिटम से नरिशमेंट ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। इसके दौरान यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल साइज की वैक्यूल्स जो है देखने को मिलती हैं, जैसे कि लगाया हुआ है स्मॉल वैक्यूल्स। अभी जब तक स्मॉल साइज की वैक्यूल है, आप सब जानते हैं जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है, क्लियर है, सेंट्रल है पोजीशन में। तो इतना जो है डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चल रहा है डेवलपमेंट। तो मैंने कहा कि डेवलपिंग फेज के अंदर बहुत सारी स्मॉल साइज की वैक्यूल यहाँ बनना शुरू हो गई हैं, ये साइज में एनलार्ज होता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी पोलन ग्रेन एनलार्जेस इन साइज, तो बाय अपटेक ऑफ नरिशमेंट थ्रू टैपिटम, टैपिटम से ये नरिशमेंट लेता जाता है, हाँ जी, भी माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी में, और ये धीरे धीरे जो है ब्रॉड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसके अंदर जो इतनी सारी जो वैक्यूल्स हैं जो बन रही हैं, वो सारी की सारी फ्यूज होंगी और 1 और 2 लार्ज वैक्यूल बना लेगी, जो सेंटर में आ जाएगी। जब सेंटर में एक बड़ी लार्ज वैक्यूल आ जाती है, तो जो न्यूक्लियस है वो मैं कहूं तो वो मूव कर जाता है पेरिफेरल पोजीशन पे, या कॉर्नर की साइड में जो है मूव कर जाता है। तो आपको स्टेप देखने से पहले आप, हाँ जी, मेन डायग्राम देखने से पहले स्टेप्स रीड कर ले। जैसे मैंने कहा अभी अपर वाला जो स्ट्रक्चर देखा, और अब इसको आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, हाँ जी, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाला काफी छोटा है डायग्राम। गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये लीजिए, ये देखें, ये छोटा है। अब जब आप डायग्राम देखेंगे तो ये अब इसका साइज काफी बड़ा हो गया है। जैसे मैंने कहा कि पोलन ग्रेन एनलार्जेस इन साइज बाय अपटेक न्यूट्रिशन थ्रू टैपिटम, टैपिटम से जो है न्यूट्रिशन लेके ये साइज में बड़ा हो जाता है। इसके बाद मैंने कहा कि डेवलप जो है, जैसे जैसे ये डेवलपिंग फेज में जाएगा, स्मॉल साइज की वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो फ्यूज होके एक लार्ज वैक्यूल बना लेती हैं। तो आपको यहाँ लार्ज वैक्यूल जो है वो सेंटर में नजर आ रही है। और मैंने जैसे कहा कि अभी कि जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो मूव कर जाता है टुवर्ड पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर। तो सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आ गया पेरिफेरल साइड में। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक बार आप स्टेप से 3 वो छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं मेन स्टेप्स के अंदर भी, इसमें पोलन ग्रेन एनलार्जेस इन साइज बाय अपटेक न्यूट्रिशन थ्रू टैपिटम, वो आपको समझ आ गया। इन डेवलपिंग स्टेज मैनी स्मॉल साइज वैक्यूल, अब बहुत सारी जो छोटी छोटी वैक्यूल आपने देखी वो जुड़ेंगी, गिव्स राइज 1 और 2 लार्ज वैक्यूल, और जो है छोटी छोटी वैक्यूल जुड़ने के बाद में 1 और 2 लार्ज वैक्यूल, जैसे अभी हमने 1 लार्ज वैक्यूल देखी बनी हुई, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। अभी तक न्यूक्लियस मिड में था, अगर आप गौर से देखेंगे अपर साइड में तो यहाँ आपको मिड में नजर आएगा। ये सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, वो धीरे धीरे जो है टुवर्ड पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि अब बीच में आ जाएगी एक बड़ी जो है सेंटर में आ जाएगी बड़ी वैक्यूल। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर। तो लिखा नहीं है, कोई नहीं, आपको समझ में आ गया मुझे मालूम है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो गौर से इसको कि अब न्यूक्लियस है पेरिफेरल पोजीशन पे है, कॉर्नर पे। तो अब मेटाफेज जो प्लेट बनती है, यहाँ मेटाफेज प्लेट जो है वो सेंटर में ना बन के अब कॉर्नर में ही बनेगी, या मैं कहूँ असिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट बनेगी यहाँ। तो असिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट जब बनती है तो यहाँ 2 काइंड ऑफ स्पिंडल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जो अपर साइड में देखने को मिलेगा वो कहलाएगा एक्यूट स्पिंडल, वो बनाएगा बाद में वेजिटेटिव सेल। एक्यूट नुकीला तीक्ष्ण तर्कु कहा जाता है, और जो बॉटम वाली साइड में बनने वाला है हमारा तर्कु, वो बनेगा कुंद या ब्लंट। तो जैसा कि अभी आपने डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया, आपने सभी ने देख लिया है, और अपर वाला जो डायग्राम आपने देख लिया। यहाँ लिखा है पोलन ग्रेन इज डिवाइडेड बाय असिमेट्रिक माइटोसिस। असिमेट्रिक माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से अब यहाँ असिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट बनने वाली है, वो आपको दिख जाएगी। 2 काइंड्स ऑफ स्पिंडल आर फॉर्म्ड, अब 2 जो है टाइप्स के स्पिंडल देखने को मिलेंगे। एक्यूट स्पिंडल, स्पिंडल तर्कु है,
एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण, नुकीला, और ब्लंट का मतलब है कुंद, भोंटे से मतलब है। हाँ जी, ब्लंट स्पिंडल या कुंद जो है तर्क को आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या चेंज आ रहे हैं? अब जैसे आपने देखा, अब यहाँ मेटाफेजिक प्लेट जो है मिड में ना बन के बीच में नहीं बनती, यहाँ मेटाफेजिक प्लेट असिमेट्रिक है, आधा जो है आधे से ज्यादा अपर साइड में है, और जो मैं कहूँ कि बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है नीचे वाले में बचा हुआ है। अब यहाँ टू अनइक्वल साइज की जो है सेल हमारे पास बनने वाली है, जिनमें से नीचे वाली जो है वो बनेगी छोटी, जहां ब्लड स्पेंडल आपको देखने को मिल रहा है वही मेन होगी, उसे जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल कह रहे हैं हम, जैसे भी आपने देखा वही जननिक कोशिका कह देते हैं। और जो अपर साइड में आपको देखने को मिल रही है, जो एक्यूट स्पिंडल वाला है, वहां जो सेल बनेगी वो कहलाएगी वेजिटेटिव सेल या काई कोशिका। अब उसके अंदर जो न्यूक्लियस मिलने वाला है उसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह देंगे। जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर जो बना आपने देख लिया उसे जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कह दिया हमने। मिड में अब आपने देख लिया कि एक जो सेल वॉल बनने वाली है वो सीधी सीधी ना बन के आधे चांद जैसी बनेगी। इसकी वजह से जो बॉटम वाली जो सेल बनेगी उसका जो है शेप कुछ मसूर की दाल जैसा हो जाएगा, इसलिए इसे मसूराकार कहा जाएगा, मसूर के आकार जैसी, मसूर के दाल के आकार जैसी, लेंटिकुलर शेप। जबकि अपर वाली जो है वेजिटेटिव सेल उसका जो है शेप इरेगुलर होता है, साइज में बड़ी, वो आपको अब दिखाई देगी। तो जैसा आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आप देख लें कि अब एक सेमिलुनर सेल वॉल बन चुकी है। यहाँ नीचे जो है आपको लेंटिकुलर सेल दिखाई दे रही है, वही जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा। अपर वाली काफी लार्ज साइज में दिखाई दे रही है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो आपको दिखाई दे रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। लोब्ड न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, लोब्ड इसका मतलब जैसे पालियां होती है, जैसे टू दिखाई हुई है, और भी हो सकती हैं। जबकि यहाँ जो है कोई लोब नहीं नजर आ रहा, ये काफी लार्ज है, बड़ा है। हाँ जी, सेल के कंपैरिजन में ये काफी लार्ज है, और साइटोप्लाज्म डेंस जो है इसके अंदर भरा हुआ है अच्छे से। जबकि अपर वाले के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्मॉल साइज की वैक्यूल भी आपको नजर आएंगी। वेजिटेटिव सेल में आपको बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल वैक्यूल नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। तो अपर वाली के अंदर ही, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अब यहाँ सेल ऑर्गेनल्स बनाए नहीं है, बट आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर भी है, डिप्टियोसोम भी है, प्लास्टिड्स भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर भी है, और वही डिप्टियोसोम भी है। तो हाँ जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, प्लास्टिड हो गया, डिप्टियोसोम हो गया, सभी चीज यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म है, बस ओनली यहाँ स्मॉल साइज की वैक्यूल नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। एक बार आप रीड कर ले, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप्स देख लें आप। हाँ जी, चेंज आपने देख ही लिया है। हमारे पास में एक्यूट स्पिंडल जिस और था वहां बन गई है वेजिटेटिव सेल, जहां ब्लंट स्पिंडल था वहां बन गई है इस समय जनरेटिव सेल, मिड में आ गई है सेमिलुनर सेल वॉल। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेमिलुनर सेल वॉल। तो विद द हेल्प ऑफ सेमिलुनर सेल वॉल बोल एक ही बात है। हाँ जी, जो अर्धचंद्राकार जो कोशिका भित्ति है उसके निर्माण होने के कारण या उसके बनने के कारण कायिक कोशिका या जनन कोशिका का निर्माण होगा। कायिक कोशिका व जनन कोशिका का निर्माण होगा। अब दोनों किस तरह की थी आपको बखूबी नजर आ गया है। इसमें वेजिटेटिव सेल जो है वो लार्ज साइज में, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल साइज में। वो वाली इरेगुलर साइज में ऊपर वाली, और जो नीचे वाली जनरेटिव सेल जो है वो मसूराकार आपको दिखाई दे गई है, लेंटिकुलर शेप में। हाँ जी, मैंने जैसे कहा लेंटिकल, हाँ जी, लेंटिल कहा जाता है मसूर की दाल, लेंटिकुलर कह दें, लेंस एस्कुलेंटस नाम है लेंटिल का या मसूर की दाल का। तो अभी हम वो चीज बात नहीं कर रहे, बस मैंने तो बताया है कि जस्ट इसका जो शेप है वो मसूर की दाल जैसा आपने देख ही लिया, तो प्रॉपर नजर आ जाता है वो। जैसे मैंने कहा कि कंटेन लोब न्यूक्लियस, ऊपर वाले में जैसे आपने देखा वेजिटेटिव सेल के अंदर, हाँ जी अभी दिखाई देगा, फिर से दिखा देता हूँ। जो वेजिटेटिव सेल में आपको दिखाई दे रहा है ये लोब न्यूक्लियस, जबकि यहाँ लार्ज न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म है। तो यही चीज यहाँ बताई हुई है कि यहाँ कंटेन लोब न्यूक्लियस, जबकि यहाँ जो है वो कंटेन लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल यहाँ देखने को मिलेंगे, पजेस सेल ऑर्गेनेल सच एज एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिप्टियोसोम, हाँ जी वही लेस डेवलप गोल्जी बॉडी है,
प्लास्टिड्स एटसेट्रा विद न्यूमरस स्मॉल साइज वैक्यूल्स। इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स थी, जबकि नीचे वाली के अंदर वैक्यूल्स नहीं थी। वेजिटेटिव सेल से कोई भी मेल गैमीट नहीं बनता, वेजिटेटिव सेल में कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो 2 मेल गैमेट्स बनेंगे वो जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल से बनने वाले हैं। तो मैं यहाँ कहूँ कुछ इस तरह से कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर हाँ जी वो डिवाइडिंग एबिलिटी मिलती है। जैसे आपने बोर्ड पे देख ही लिया था डायग्राम, मैंने 2 मेल गैमेट्स बनाए उसके बाद। तो अभी तो यहाँ 3 साइड स्टेज आपने देखी है, तो मैं अभी फिर से दिखा देंगे एक बार आपको। With a numerous small size vacuole and generally lack dividing ability। जनरली इसके अंदर जो है डिवाइडिंग की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, डिवाइडिंग एबिलिटी लैक होता है, एब्सेंट होती है। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है, एटसेट्रा एंड हैविंग डिवाइडिंग एबिलिटी। बट इसके अंदर आपको डिवाइडिंग एबिलिटी दिखेगी ड्यू टू मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। तो सॉरी हाँ जी, जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तभी जो है सेल डिवाइड होगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेजिटेटिव सेल लार्ज इन साइज, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल इन साइज। वेजिटेटिव सेल जो है इरेगुलर इन शेप, जबकि जनरेटिव सेल लेंटिकुलर इन शेप। वेजिटेटिव के लिए अगर बात करें तो लोब न्यूक्लियस कंटेन करता है, लिखा हुआ है कंटेन्स लोब न्यूक्लियस, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कंटेन्स लार्ज न्यूक्लियस विद डेंस साइटोप्लाज्म। सेम सेल ऑर्गेनेल्स दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, वही माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, डिप्टियोसोम, प्लास्टिड्स। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है स्मॉल साइज की वैक्यूल्स भी देखने को मिलती है, जबकि और मैंने बता ही दिया है कि जनरली वहां जो है डिवाइडिंग एबिलिटी जो है एब्सेंट रहती है, जबकि यहाँ जो है आपको जनरेटिव सेल में जो है डिवाइडिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी और यही डिवाइड होकर बना लेगी 2 मेल गैमेट्स। बट अभी 2 साइड स्टेज आपको देखने को मिल रही है। ये जो क्लियर नजर आ रही है, नीचे लिखा भी हुआ है जो है परफेक्टली 2 साइड स्टेज। अपर वाली जो है वेजिटेटिव सेल हो गई और नीचे वाली जनरेटिव सेल। आपको स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इनके बारे में, क्योंकि इनको देख के सब चीज डायग्राम समझ लें आप अच्छे से, आपको बहुत प्रॉपरली जो है इनके बारे में समझ में आ जाता है। अब 70% प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो इस 2 साइड स्टेज के अंदर ही पॉलिनेशन करती है। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से कहूं, एंथर लोब जैसे ही ढाइस होगा, ब्रस्ट होगा या फटेगा, जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो जनरली 70% प्लांट स्पीसीज के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हाँ जी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके 70% अगर मैं प्लांट कहूं तो वो 2 साइड स्टेज के अंदर ही पॉलिनेट होते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। तो अब कौन से एग्जांपल है, तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, जिनमें होलोप्टिलिया, इंटीग्रिफोलिया मैं बता ही चुका हूँ। होलोप्टिलिया, इंटीग्रिफोलिया जिसे पापरी या चिलबिल कहा जाता है, और जो सेकंड एग्जांपल है वो है पर्सलेन, कॉमन पर्सलेन भी कह देते हैं, जिसे हम पोर्चुला का भी कहते हैं, कुल्फा। पोर्चुला का ओलेरेसिया नाम है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है, जैसे कि लिखा हुआ है पोलन ग्रेन ऑफ 70% प्लांट स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पॉलिनेटेड इन 2 साइड स्टेज, जिसमें 2 सेल कौन कौन सी है, 1 वेजिटेटिव सेल है, 1 जनरेटिव सेल है, जैसा भी आपने ऊपर देखा वो एग्जांपल बता ही चुका था, होलोप्टिलिया, इंटीग्रिफोलिया, चिलबिल और पापरी। और जो सेकंड एग्जांपल है वो है पोर्चुला का ओलेरेसिया, जिसे कुल्फा या पर्सलेन कहा जाता है, कॉमन पर्सलेन कहते हैं, एक ही बात है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है और बहुत अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। हाँ जी, जो अभी हमने बोर्ड में बना ही लिए सभी सीक्वेंस। तो मेल गैमेट्स जब बनता है तो आपने देख ही लिया है कि कहीं भी मियोसिस नहीं होता। अब जहां भी चलेगा वो माइटोसिस चलता है। अभी जो प्रीवियस माइटोसिस अभी आपने जो देखा वो असिमेट्रिक मेटाफेज जहां प्लेट बनती है, या मैं कहूं असिमेट्रिक जहां माइटोसिस चलता है, उसी के थ्रू 2 सेल्स बनी हुई थी, जिसके अंदर जो है वेजिटेटिव सेल एंड जो नेक्स्ट सेल जो हमारी बनी वो जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। अब वही रिप्रोडक्टिव सेल या जनरेटिव सेल अब यहाँ डिवाइड होगी और वही 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। बट अब की बार जो माइटोसिस होगा वहां बनने वाली मेटाफेज प्लेट आप सभी जानते हैं वो सिमेट्रिक मेटाफेज प्लेट बनने वाली है। तो मैं आता हूं जो है अपने टॉपिक पे सीधे। 2 मेल गैमेट्स किस तरह से बनेंगे
तो जैसे कि आपको प्रीवियस अगर आपने डायग्राम अच्छे से देख ही लिया हो तो वहां आपको जो जनरेटिव सेल देखी आपने वो बिल्कुल सेल वॉल से जो है वो स्टिक होती है, अडहेर रहती है, चिपकी हुई रहती है। लेकिन अब जो है ये इस वेजिटेटिव अगर सेल के अंदर ही आ चुके हैं, गौर से देखें आप तो अब दिखाई देगा जो जनरेटिव सेल थी उसने इस सेल वॉल जो है उसको छोड़ दिया है और ये इसी के ही वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुकी है। तो वही चीज मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई है कि एक ही सेल के अंदर आपको एक और सेल देखने को मिल रही है। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है या तो पैरासिटिक कंडीशन में या सिम्बायोटिक कंडीशन में। तो यहाँ सिम्बायोटिक कंडीशन चलती है बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल को शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती रहती है। इसके बदले में जो जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के लिए ही बनाएगी 2 मेल गैमेट्स। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। जैसे जैसे इस वॉल से रिलीज होती है ये, हाँ जी, अब ये इस वॉल से रिलीज होगी और यहाँ से रिलीज होके जो है इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। जैसे लिखा हुआ है नीचे, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो जनरेटिव सेल इज यहाँ से रिलीज होगी, इज रिलीज फ्रॉम द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन था उसकी वॉल को इसने छोड़ दिया है एंड मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। बट अभी जैसे मैंने दिखाया कि काफी सारी शेप इसके अंदर चेंज होने वाली है। हाँ जी, जैसे जैसे डेवलपिंग फेज में जाती है और ये पोलन ग्रेन की जो वॉल है उसको जब ये छोड़ती है रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सेल तो काफी सारी शेप जो है वो चेंज होती है। लेंटिकुलर से बन जाती है फ्यूजिफॉर्म, जिसको इन्वर्टेड आर्म शेप कहते हैं। हाँ जी, घड़े के जैसी है, पॉट के जैसी उल्टे। इसके बाद लगभग जो है आपको दिखाई देगी वॉर्म या कीड़े जैसी, वर्मीफॉर्म कहते हैं, या इलिप्सोइडल देखने को मिलती है, इलिप्सोइडल, जिसको हम इलोंगेटेड कहते हैं। तो काफी सारी शेप जो है इसके अंदर चेंज होती हैं। इसमें लिखा हुआ है जनरेटिव सेल वरीज इन शेप ड्यूरिंग मूवमेंट। जब मूवमेंट करती है, इससे छोड़ के जब ऊपर जा रही है तो मूवमेंट के टाइम काफी सारी शेप चेंज करती है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर तो शुरुआत में भी रहती है, वही मसूर के दाल की जैसी। बट अगर आपको अब दिखाई देगा कि फ्यूजिफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि पॉट जैसी भी यहाँ बनने वाली है लगभग जो है। हाँ जी, जैसे अभी आपको ये दिखाई दे रही है, ये इसने इसका जब साथ छोड़ा तो शुरुआत में वही लेंटिकुलर शेप थी, जब साथ छोड़ती है तो उस समय मटके जैसी या पॉट जैसी शेप बना लेती है फ्यूजिफॉर्म, और धीरे धीरे छोड़ते समय जो है ये वॉर्मीफॉर्म या कीड़े जैसी बना लेती है शेप। और धीरे धीरे और अगर इससे हटने वाली होती है तो काफी जो है खिंच जाती है और बना लेती है इलिप्सोइडल फॉर्म। तो काफी सारी जो फॉर्म थी मुझे लगता है आपको सभी समझ आ गई है। लिखा हुआ है लेंटिकुलर, फ्यूजिफॉर्म, वर्मीफॉर्म, इलिप्सोइडल, जिसे मैंने कहा इलोंगेटेड भी कहते हैं। बाकी चीज मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूं। नेक्स्ट स्टेप जो इसके अंदर लिखा हुआ था, लिखा हुआ है वेजिटेटिव सेल कंटेन, हाँ जी, वेजिटेटिव सेल कंटेन्स जनरेटिव सेल इन फ्री फॉर्म इन देयर साइटोप्लाज्म। हाँ जी, जो इसके वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर आपको अब जनरेटिव सेल या जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो फ्री फॉर्म के अंदर दिखाई देगी। जनरली ऐसा केवल पैरासिटिक कंडीशन में या सिम्बायोटिक कंडीशन में ही देखने को मिलता है। हाँ जी, सिंगल सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो जनरली देखने को मिल सकते हैं, बट एक सेल के अंदर दूसरी सेल वो केवल सिम्बायोटिक या पैरासिटिक कंडीशन के अंदर ही पॉसिबल है। तो यहाँ अब आपको देखेंगे तो इन दोनों के बीच में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है व्हिच गिव्स रिजेंबल विद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। अब मैंने पहले ही बता दिया है, जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल शेल्टर प्रोवाइड करा रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है जनरेटिव सेल को, और जनरेटिव सेल जो है इसके बदले में मेल गैमेट्स जो है वो तैयार करती है वेजिटेटिव सेल के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। जैसे ही जनरेटिव सेल अब यहाँ से जैसे ही सेपरेट हुई ऊपर जाती है, या कहूँ वेजिटेटिव सेल के अंदर जाती है, अब आप देख लेंगे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ भी ये डिवाइडिंग आपसे पहले ही जैसे बता चुका हूँ कि इसके अंदर डिवाइडिंग एबिलिटी होती है। तो अब ये डिवाइड हो रही है यहाँ, तो ये देख लें आप। और अब बनने वाली जो मेटाफेज प्लेट होगी वो भी सिमेट्रिक होगी। बता चुका हूँ इसके अंदर कहीं भी मियोसिस नहीं चलेगा, माइटोसिस से ही गैमीट बन रहे हैं यहाँ। अब ये 2 मेल गैमीट यहाँ बन जाएंगे, 1 मेल गैमीट इससे बन जाएगा, 1 मेल गैमीट इससे बन जाएगा।
2 मेल गैमीट्स आपको बने हुए दिखाई देंगे। अभी ये डिवाइड हो रही है, मेल गैमीट बने नहीं है, बट इसी को ही मैंने यहाँ लिख दिया 2 मेल गैमीट्स, ताकि एक और स्टेप जो है एक्स्ट्रा ना बनाना पड़े। हाँ जी, अदरवाइज आपको जो है बोर्ड के अंदर एक डायग्राम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वेजिटेटिव सेल आपको अभी भी दिखाई दे रही है, इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये है 3 सेल स्टेज। आप सभी को बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ बोर्ड से। हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल की भी है, तो ओनली बोर्ड को हम यहाँ ना देख के, हाँ जी, काफी बार नीट के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, या मैं कहूँ मेल गैमेटोफाइट है, वो या तो 2 सेल स्टेज के अंदर या 3 सेल स्टेज के अंदर है। आप सबको बता दिया जाए, सबसे रिड्यूस स्टेट है। रिड्यूस का मतलब ये सबसे कम सेल वाली स्टेट देखने को मिलती है। यहाँ हम जिम्नोस्पर्म के अंदर जाएंगे तो हमको 4 to 5 जो है सेल स्टेज देखने को मिल जाएगी माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की। हाँ जी, इसका मतलब 2 to 3 से ज्यादा हो गई है, 4 to 5। पाइनस के अंदर 4 सेल स्टेज देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम और भी आगे जाएं, हम टेरिडोफाइट की तरफ मूव करें, तो आपको जो गैमेटोफाइट दिखाई देगा वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर हम ब्रायो और एल्गी के बारे में बात करें, हाँ जी, ब्रायोफाइट और एल्गी, तो वहां मेन प्लांट बॉडी जो देखने को मिलती है थैलस बॉडी, वो गैमेटोफाइट ही होती है। इसका मतलब पूरी एंटायर बॉडी जो है हमको वहां गैमेटोफाइट देखने को मिलती है। तो आपको शायद समझ आ गया होगा, यहाँ जो बनने वाले मेल गैमीट्स हैं, जिस मेल गैमेटोफाइट के अंदर बन रहे हैं, वो इस प्लांट किंगडम के अंदर सबसे रिड्यूस स्टेट में मिलता है, एंजियोस्पर्म का 2 सेल स्टेज और 4 सेल स्टेज। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो 70% जो प्लांट स्पीसीज है एनजीओ की, वो 2 सेल स्टेज के अंदर पोलिनेट करते हैं या पोलिनेशन करते हैं। वही एंथर का ब्रस्ट होना और जो पोलन है उसका डाइज्ड एंथर लोब से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने से मतलब है। तो अब 3 सेल स्टेज के अंदर भी 30% प्लांट ऐसे हैं एनजीओ के जो 3 सेल स्टेज में भी पोलिनेशन कर सकते हैं, जिसमें जो है नाम बताने जा रहा हूं, आप सब उनसे परिचित हैं पहले से, जिनमें बीटा वल्गैरिस, जिसे चुकंदर कहा जाता है, बीटा बीटरूट, बीटा तो आप देख ले, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 3 सेल स्टेज कैसे हुई सर, तो आप सब जानते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 1 तो वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट हो चुके हैं अब जनरेटिव सेल की जगह। तो यहाँ बन चुके हैं हमारे पास में 3 सेल, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट्स, हो गए टोटल 3 सेल स्टेज। तो यहाँ 2 एग्जांपल जो लिखे हुए हैं इनमें फर्स्ट से परिचित करवा चुका हूँ, बीटा वल्गैरिस या बीटरूट चुकंदर, और जो सेकंड है वो बार्ले है, पॉडियम वल्गैरि भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसी के अंदर, हाँ जी, अभी डेवलपमेंट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, अब पोलन का होगा जर्मिनेशन। अब पोलन ट्यूब होगी इमर्ज, जो जर्म पोर है, जो इंटाइन है, वही इलोंगेट हो जाती है, वही पेप्टोसेलुलोज से जो बनी हुई है, और जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो जर्म पोर पे लगाता है प्रेशर, जैसा कि अब आपको दिखाई देगा। एक और से देखें, आपको पोलन जर्मिनेशन जो है यहाँ नजर आ रहा है, हाँ जी, इस जगह जो जर्म पोर था, जिस तरह से यहाँ, इस तरह से यहाँ भी जर्म पोर था पहले, और 3 जर्म पोर आपको जनरली देखने को मिलते हैं। और 3 जर्म पोर वाली जो कंडीशन है उसे आप सब जानते हैं, ट्राइकॉल्पेट कंडीशन कहते हैं। तो इनसे भी आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। अभी अभी आप इतना समझ लें कि यहाँ 3 जर्म पोर आपको देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइकॉल्पेट। तो एक जर्म पोर जो है, यहाँ से ये वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसने प्रेशर लगाया, और यहाँ से जो जर्म पोर है वहां से एक पोलन ट्यूब आपको देखने को मिल गई है। तो ये कुछ तरह इस तरह से यहाँ पोलन ट्यूब बन जाती है, और मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद जो इसका वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इस पोलन ट्यूब के अंदर मूव कर जाता है, जिसे कहा जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। और जो बनने वाले मेल गैमीट्स हैं वो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनली मूव करते हैं, जैसे एक बोट है उस तरह से, तो सीधी सीधी चलेगी बोट, जैसे यहाँ नजर आ रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनली जो है दोनों ही मेल गैमीट यहाँ मूव
करके इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। आप स्टेटमेंट एक बार रीड कर लें अच्छे से। पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम जर्म पोर, इतना आप सब जानते हैं, जर्म पोर से जो है पोलन ट्यूब निकलती है। इट इज इलोंगेशन ऑफ पेप्टोसेलुलोज मेडेड इन टाइम। हाँ जी, अब आप सभी को पता है, पहले ही जैसे ही मैंने इन टाइम के बारे में बताया था, तो इन चीजों से मैं वहां परिचित करवा चुका हूँ। इन टाइम से ही बनती है, जो पेप्टोसेलुलोज से बनी हुई है इन टाइम, उसी से बनती है पोलन ट्यूब, और जर्म पोर्स के थ्रू बनती है पोलन ट्यूब। और जब प्रेशर लगता है साइटोप्लाज्म का वेजिटेटिव सेल के, तो इमर्ज होके आती है, और इस स्टेट को या इस कंडीशन को कहा जाता है पोलन जर्मिनेशन। अब जैसे ही मैंने कहा कि जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो मूव्स कर जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस मूव्स इनटू पोलन ट्यूब, अब उसे ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाएगा, या हम नलिका केंद्रक कह सकते हैं। ये हो गया पराग अंकुरण, पोलन जर्मिनेशन, पराग अंकुरण, और ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, नलिका केंद्रक। टू मेल गैमेट्स लॉन्गिट्यूडनली मूव्स इनटू पोलन ट्यूब विद ट्यूब न्यूक्लियस, इतना आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को अच्छे से लर्न हो गया है, और हमारा जो मेन टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, वो यहाँ कंप्लीट होता है। एक छोटा सा स्टेप और है पोलन ग्रेन से रिलेटेड, वो है पोलन ग्रेन का सिग्निफिकेंस। हाँ जी, जनरली पोलन ग्रेन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका क्या यूज भी है, तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, फायदा है, तो इसका नुकसान भी है। कुछ ऐसे पोलन है जिनका जो है हाँ जी जो हार्मफुल भी होते हैं। तो बेनिफिट जिनका है, आपको क्या बेनिफिट है, तो एनर्जेटिक है ये, जिनको एथलीट्स और जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है हॉर्सेस जो है उनको फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में दिया जाता है। जो पोलन ग्रेन है उनसे रिलेटेड जो प्रोटीनस जो फूड कंटेंट है वो दिए जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है फूड सप्लीमेंट, बोल ही चुका हूं, एनर्जेटिक है, लिखा हुआ है इन वेस्टर्न कंट्रीज एथलीट्स एंड हॉर्सेस यूज प्रोटीनस फूड ऑफ पोलन ग्रेन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, पाउडर। तो आप सभी को पता है प्रोटीन के जो पाउडर आते हैं उनमें जो है जनरली पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया है। तो एनर्जेटिक है, स्टैमिना जो है वो बढ़ाते हैं। तो हॉर्सेस को जो जिन पे बैट लगाई जाती है रेस के अंदर, उनको भी जो है खिलाया जाता है प्रोटीन पाउडर जो है पोलन ग्रेन से बना हुआ। एथलीट जो है वो खुद यूज करते हैं इसका। काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो है क्रीम है, बॉडी लोशन है, इनके अंदर भी जो है पोलन ग्रेन का काफी यूज किया जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर ट्राइफीन लेयर मिलती है। जैसे पहले ही बताया, पोलन ग्रेन पर यूवी से प्रोटेक्ट रखने वाली प्रोटीनस मिक्सचर से बनी हुई एक लेयर मिलती है, जिसे ट्राइफीन कहा जाता है। इसके अलावा ब्राइड और ग्रूम पर जो है इसका फेशियल जो है वो किया जाता है। पोलन ग्रेन का जो पोलन ग्रेन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका तो हाँ जी काफी महंगे आते हैं। तो एक शाइन आती है, ग्लो आता है। तो वो शाइन और जो ग्लो आता है उसका जो कॉज है वो आप सब जानते हैं कि इसमें पोलन किट पाई जाती है। पोलन किट वही जो कैरोटीनॉइड्स और जो लिपिड सब्सटेंस है, लिपिड से जो है चिकनापन आता है, ये शाइन आती है, और जो कैरोटीनॉइड्स है उससे एक निखार या कलर जो है निकल के आता है, ग्लो। तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसलिए यूज किया जाता है। लिखा हुआ है पोलन ग्रेन आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपेयरिंग many cosmetic products such as cream or body lotion etc which provides protection from UV due to the presence of trypsin। इतना आप सब जानते हैं, ट्राइफीन वही मैंने बता ही दिया था, प्रोटीनस मिक्सचर है जो यूवी से प्रोटेक्ट रखता है पोलन को। जब वो यूवी से प्रोटेक्ट रखता है पोलन को, तो वो हमारे फेस को भी प्रोटेक्ट रखेगा। एंड यहाँ लिखा हुआ है एंड गिव्स शाइन, शाइन देता है हमारे फेस पे और ग्लो देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलन किट। अब पोलन किट क्या था वो बता ही चुका था। कुछ जो एंटोमोफिलस फ्लावर हैं उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है जो टैपिटल सेल्स की प्लास्टिड्स और पेरिफेरल जो फॉलिकल्स है उनसे सीक्रेट होने वाले लिपिड और कैरोटीनॉइड से बनती है। ऐसे ही जो ट्राइफीन है वो भी टैपिटल सेल के जो पेरिफेरल फॉलिकल हैं और प्लास्टिड हैं उनसे सीक्रेट होने वाले प्रोटीनस मिक्सचर से बनती है ट्राइफीन। तो लिपिड और कैरोटीनॉइड अब यहाँ काम करेंगे पोलन किट के, और शाइन आएगी और ग्लो आएगा।
तो ये तो हो गया एडवांटेज, जहां एनर्जेटिक स्टैमिना बढ़ा रहा था, फूड सप्लीमेंट था, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा था पोलन ग्रेन। अब कुछ हार्म भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हाँ जी, हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी उसके देखने को मिलेंगे। तो कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो पोलन एलर्जी करते हैं या हे फीवर करते हैं। हाँ जी, जो पोलन ग्रेन से होने वाला जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो फीवर देखने को मिलता है उसे हे फीवर कहा जाता है। पोलन एलर्जी से रिलेटेड क्या सिम्टम्स है सर, किस तरह से दिखाई देगा? तो आपकी जो स्किन है, मान लीजिए कहीं आप जो है ऐसे अननोन फ्लावर के कांटेक्ट में आ गए हैं तो आपकी बॉडी जो है उस पे रैशेस पड़ जाते हैं, रेड एक्ने। इसके अलावा जो है आपकी बॉडी पे जो है खुजली, इरिटेशन होगी, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है रेड रेड होने के बाद। हाँ जी, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जलन होने लग जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे आईज पे, अगर आईज के अंदर चले गए हैं पोलन ग्रेन तो आईज जो है वो रेड आईज हो जाएंगी, आईज वाटरी आईज हो जाएंगी, इसमें आंखों से पानी आने लग जाएगा। अगर नोज में चला गया सारी तो नोज पे अगर चला गया है तो वाटरी नोज हो जाएगी, इसका मतलब जो है नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, और जो फीवर होगा इस रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू वो हे फीवर कहलाएगा। शायद मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। लिखा हुआ है पोलन ऑफ मैनी प्लांट्स कैन बियर एलर्जीज सच एज रेड एक्ने ऑन स्किन। हाँ जी, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, रेड एंड वाटरी आईज, वाटरी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड फीवर ड्यू टू रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ जी, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हमारा जो ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूल्स हैं, वहां भी जो है वो पोलन चले जाते हैं। इसकी वजह से जो ट्रैकिया की ल्यूमेन है वो काफी पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर का यूज किया जाता है। हाँ जी, वो जो पंप होता है अस्थमा का वो है ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि ल्यूमेन जब इनकी सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, तो उसको फैलाने के लिए वो पंप यूज किया जाता है। तो अस्थमा और इस तरह की जो है हाँ जी वो बीमारियां भी जो है पोलन ग्रेन से हो सकती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको, हाँ जी, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ये भी पोलन ग्रेन से हो सकती हैं। जिनमें काफी डेंजरस जो पोलन ग्रेन देखने को मिला है वो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस सर जी, यहाँ तो अलग स्पीसीज लिखी हुई है, तो बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज है कांग्रेस ग्रास की, जिसमें पार्थेनियम अर्जेंटेटम और ज्यादा फेमस जो है वो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। तो कोई सी भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ मैंने अर्जेंटेटम लिखा हुआ है। इसके अलावा आप हॉर्डियम वल्गेर है, जैसे बार्ले, जो इसके भी पोलन जो है वो पोलन एलर्जी करते हैं। इनके अलावा चिनोपोडियम अल्बम, जिसे बथुआ कहा जाता है या पिगवीड कहा जाता है, ये भी जो है काफी खतरनाक है। हाँ जी, वेजिटेबल भी बनाई जाती है इनकी, बट जो इनके पोलन ग्रेन है वो काफी डेंजरस है। इसके अलावा बथुए की और स्पीसीज है एक चिनोपोडियम रूब्रम, जिसे हम रेड वूज फूट के नाम से भी जानते हैं, रेड वूज फुट। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न हो गया है। फॉर जो मैंने एग्जांपल बोले, पार्थेनियम अर्जेंटेटम, इसके अलावा मैंने पार्थेनियम की जो स्पीसीज बोली एक और वो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और जो मैंने बोले उनमें हॉर्डियम वल्गैर और चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम रूब्रम। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है आज का वो यहाँ कंप्लीट होता है, पोलन ग्रेन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैठेगा वो चलेगा फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड जो पोर्शन, या मैं कहूँ कि फीमेल प्लांट पार्ट, जिसमें पिस्टिल की स्टडी हम करेंगे, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, और लास्ट जो होगा वो होगा मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोसेक। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं इसी की तरह चलने वाले हैं। जैसे हमने स्टेमन किया वैसे ही पिस्टिल करेंगे हम, जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम किया वैसे ही हम मेगास्पोरेंजियम करेंगे, जिसे ओव्यूल भी कहा जाता है। और उसके बाद हमने किया पोलन ग्रेन, जिसे माइक्रोस्पोर भी कहा हमने। माइक्रोस्पोर की डेवलप स्टेज थी, आप देख चुके हैं अब 2 साइड स्टेज, 3 साइड स्टेज, पोलन जर्मिनेट होता है। और माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन थोड़ा अलग था वो आपको समझ आ गया है। इसी तरह से मेगास्पोर की जो डेवलप स्टेज आएगी, 7 साइड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, उसे कहा जाएगा एम्ब्रोसेक, और वही होगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।